हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफिनीशन लगभग कंप्लीट कर लिया था। एनवायरनमेंट बचा है इसमें, और हैबिटेट, बायोस्फीयर, बायोम, इकोटोन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट रिफर्स टू सराउंडिंग आर कंडीशंस इन विच ए पर्सन, एनिमल, प्लांट लिव्स आर ऑपरेट। कोई भी जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जो आपकी जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सब कुछ इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। एवरीथिंग ऑन अर्थ, जो भी कुछ देख पा रहे हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब का सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है आपका। तो एक डिफिनीशन एनवायरनमेंट की ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी दी गई है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट एमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग क्रीचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। वही बात लिखी है, थोड़ा टफ कर दिया है इसको। तो हमने जो पीछे पढ़ी है डेफिनेशन की, जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ हैं, आपको सर्वाइवल के लिए हैं, तो वो सब कुछ एवरीथिंग ऑन अर्थ इज द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के? जैसे एक नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल में जैसे वाटर है, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल, लैंड या लिथोस्फीयर स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। तो ये सब नेचुरल कंपोनेंट हैं किसी भी इन्वायरमेंट के। साथ ही साथ कुछ ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई ह्यूमंस ने, पार्क्स बनाए, सोसाइटी बनाई, रोड बनाई, ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए, तो ये सब भी इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। साथ ही साथ ह्यूमंस, वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली, कम्युनिटी, सब के सब इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। तो जो भी आप लिविंग नॉन लिविंग थिंग देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, वो सब का सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं क्या है इन्वायरमेंट के। तो हमको अपने लाइफ के लिए, जीवन के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, वो सब के सब हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके द्वारा? इसी इन्वायरमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज हों, सॉइल, लैंड, वाटर, एयर, सब कुछ इन्वायरमेंट से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन में फिर अपने आप को रीजनरेट कर लें, तो वैसे सारे रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। वहीं अगर वो एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की विंड, आपने इससे विंड टरबाइन चलाई तो क्या विंड खत्म हो गई? नहीं, उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हाइड्रो पावर है, वाटर का इस्तेमाल करके आपने जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी, उस वाटर का अलग इस्तेमाल भी हो सकता है, फिर से हाइड्रो पावर बना सकते हैं। सोलर एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती, कितना भी इस्तेमाल करें आप। साथ ही साथ जियो थर्मल एनर्जी, जो पृथ्वी से निकलने वाली कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कई जगहों पे प्राप्त होती है, तो जियो थर्मल, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, ख़त्म नहीं होने वाला रिसोर्स है। साथ ही साथ बायोमास, पेड़ पौधे जो हैं वो भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप को 20-25 साल में फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। तो ख़त्म क्यों होने लगते हैं? अगर आप उनको उनके तैयार होने से पहले ही ख़त्म करते जाएंगे, बहुत अधिक उनका दोहन करेंगे, कटाई करेंगे, तो ख़त्म होने लगते हैं। हालांकि वो एक रिन्यूएबल सोर्स है। वहीं अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, तो जैसे ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है, ये सब के सब बनने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। एक बार आपने कोल को ख़त्म कर दिया तो बनेगा तो, लेकिन कई मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। तो इसीलिए ये सब, चाहे ऑयल हो, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला, लकड़ी वाला कोयला नहीं, वो कोयला दूसरा जो खदानों से निकलता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो सब के सब नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। क्योंकि एक बार आपने उनका इस्तेमाल कर लिया तो वो रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, होते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो एक बहुत लंबा समय है। तो इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बोला जाता है। इससे नेचुरल गैस भी निकाली जाती है ज़मीन से, तो वो भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही है।
सस्टेन लाइफ एनवायरनमेंट हमको हर चीज़ प्रदान करता है, जैसे सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, एयर है, जो भी हमें इसेंशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए, बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो वो सब एनवायरनमेंट द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्शन के दौरान, मान लिया कुकिंग के दौरान ही बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, वो क्या होगा, उसको एसिमुलेट करता है, उसको प्रोसेस कौन करता है, एनवायरनमेंट के द्वारा ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं और खाद या डिफरेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो एसिमुलेट करता है एनवायरनमेंट वेस्ट को भी। साथ ही साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनवायरनमेंट बेहतर बनाता है। बेहतर एनवायरनमेंट बेहतर लाइफ स्टाइल। जैसे आप लोग ब्यूटी एंजॉय करने भी जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, रिवर्स है, माउंटेन है, डिजर्ट है, आप लोग जाते हैं घूमने, तो किस लिए कि आपकी इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर फील कर पाएँ, ब्यूटी ऑफ नेचर एंजॉय कर पाएँ। तो एनवायरनमेंट आपकी ब्यूटी ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट? सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है। एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट, मतलब डी, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। हैबिटेट, हैबिटेट अगर हम सिंपली समझें तो जहाँ भी कोई ऑर्गेनिज्म है, हम हैं, कोई भी रहता है, उसका प्लेस जो है रहने का, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे हमारे लिए हमारा घर हमारा हैबिटेट है। कोई भी जानवर है, रह रहा है अपने घोंसले में, उसका घोंसला उसके लिए हैबिटेट है। डेवलिंग प्लेस आने ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। जहाँ भी कोई रह रहा है उसको जो है उसके सराउंडिंग्स को उसका हैबिटेट बोला जाता है। जैसे कुछ कोस्टल एरिया में रह रहे होंगे कुछ पशु पक्षी, उनके लिए कोस्टल हैबिटेट है उनका। फ्रेश वाटर के पशु पक्षी हैं, मछली है, मेढक है, उनके लिए फ्रेश वाटर उनका हैबिटेट है। कुछ सूखे क्षेत्रों में डिजर्ट में रह रहे होंगे, जैसे कि ऊंट है या फिर डिजर्ट के चूहे हैं, छिपकलियां हैं, तो वो सब उनके लिए डिजर्ट उनका हैबिटेट है। तो ऐसे जो भी जहाँ भी रह रहा है वो उसका हैबिटेट है, रहने का स्थान। सिंपली बोला जाए तो रहने के स्थान को ही हैबिटेट बोला जाता है। जैसे आपका घर, सोसाइटी है, ये आपके लिए हैबिटेट है, अर्बन हैबिटेट आपका हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 2019 में, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने टाइप के होते हैं हैबिटेट? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जलीय, स्थलीय, एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय। तो जलीय में आपके ओशियन आ गए, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर वगैरह आ गई। वहीं टेरेस्ट्रियल में डिजर्ट हो गए, माउंटेन हो गए, ग्रास लैंड हो गए, ये सब टेरेस्ट्रियल स्थलीय स्थल मंडल के। पोलर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, एरिड मतलब सूखा, कोस्टल, फॉरेस्ट, अर्बन, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट ही हैं जहाँ कोई ना कोई रहता है। पोलर हैबिटेट में जैसे स्नो है, आइस है, ग्लेशियर है, आइस शीट है। ओशियन पोलर कैसे हो सकता है? हमने तो अभी पढ़ा जलीय में ओशियन, लेकिन यहाँ पे ओशियन को पोलर में रखा है। से आपके आर्कटिक ओशियन है या अंटार्कटिक है, ये फ्रोजन स्टेट में है, तो इसीलिए ये ओशियन भी पोलर हैबिटेट के पार्ट हैं। फ्रेश वाटर में लेक है, रिवर है, स्ट्रीम, पॉन्ड, ये सब फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं। इसमें कुछ ऐसी स्पीसीज रहती होंगी जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे फिश है, फ्रॉग है, कुछ स्नेक हैं, तो ये सब के सब फ्रेश वाटर हैबिटेट। ऐसे कुछ होंगे जो एरिड सूखे क्षेत्रों में रहते होंगे, उनके लिए सूखा क्षेत्र हैबिटेट है। जैसे सैंड में भी कुछ रहती होंगी, छिपकलियाँ रहती हैं, कुछ स्नेक रहते हैं, झाड़ियों में कुछ लोग रहते हैं, कुछ पत्थरों में रहते हैं, रॉकी एरियाज में। तो ये सब के लिए सबका उन सबका वो हैबिटेट हो गया। कोस्टल हैबिटेट कुछ कोस्टल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव की कुछ स्पीसीज हो गई, फिश हो गई, कछुए हो गए, ये सब कोस्टल एरिया में बेसिकली पाए जाते हैं, तो वो सब कोस्टल एरिया उनका हैबिटेट हो गया। फॉरेस्ट में ड्राई फॉरेस्ट, वेट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ये भी किसी न किसी के हैबिटेट हैं जो वहाँ पे रहते हैं। अब एक चीज़ है कि कोई भी हैबिटेट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो हमेशा का एक इंटरकनेक्टेड ही होगा दूसरे हैबिटेट से। मान लिया कोई एक
ये फिगर अगर हम देखें कि इसमें कोई भी एक स्पीसीज को ले लें, जैसे ये इस छोटा सा एक लकड़ी का लट्ठा है जो सड़ रहा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई होगी, तो वो सब क्या है, उनके लिए वो उनका हैबिटेट है। लेकिन वो इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं, इस वाले से, तो इसका हैबिटेट कहीं अलग रहा होगा, प्लांट का, पेड़ का सड़ के गिरा तो उसको ख़त्म कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में एक इंटरेक्शन है। साथ ही साथ ये कहीं और रह रहा होगा, मान लीजिए जंगल में रह रहा होगा, खाने आया ग्रासलैंड पे, कुछ घास खाने आया होगा, वहीं शेर रह रहा होगा कोई, मान लिया उसको खाने आएगा, तो ये आपस में इनका हैबिटेट अलग था, इसका अलग है हैबिटेट, लेकिन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कि इसी, अब ये हैबिटेट के बीच इंटरेक्शन के जरिए ही तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम बना। तो हैबिटेट का इंटरकनेक्शन ही एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। मतलब इस इकोसिस्टम में कई सारे हैबिटेट होंगे, बैक्टीरिया का हैबिटेट अलग है, फिश का हैबिटेट ये पानी में रह रही है, वहीं टर्माइट्स के अंदर रह रहे हैं, तो ये सब बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका कोई ना कोई एक हैबिटेट होगा ना, तो वो सब आपस में इंटरेक्शन करके एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। कुछ इसकी आवश्यकताएं इसके इंटरकनेक्शन से पूरी हो रही हैं, इसकी आवश्यकताएं इसके इंटरकनेक्शन से पूरी हो रही हैं, तो वो कंप्लीट मिल करके एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग अपना हैबिटेट जो है चेंज भी करते हैं। कैसे, जैसे मान लिया इकोटोन, अभी हम लोग देखेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। माइग्रेशन हो रहा है, मान लिया किसी हैबिटेट में किसी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो माइग्रेट होकर दूसरे हैबिटेट में चला जाता है, हैबिटेट नंबर 2 में चला गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जाड़े में बहुत सारे पोलर एरियाज से बर्ड्स माइग्रेट होकर के आते हैं लोअर ट्रॉपिकल रीजन में, जिससे कि वो वहाँ पे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ, प्रजनन के लिए जाते हैं या फिर खाने पीने की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि वहाँ उनके लिए सर्वाइवल नहीं हो पाता है, तो माइग्रेट करके एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन के जरिए अपना हैबिटेट बदल रहे हैं। वहीं इंटरकनेक्शन भी होता है हैबिटेट के बीच में। जैसे मान लिया कोई एक फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट से कोई रिवर जा रही है जो किसी लेक में या समुद्र में पहुंच रही है, तो ये जो वाटर फ्लो है, बीच की रिवर है, ये इंटरकनेक्ट कर रही है कि इस फॉरेस्ट के और यहाँ के जो हैबिटेट है उसको इंटरकनेक्ट कर रही है, जिससे कुछ माइग्रेशन होता है इनके बीच में। वहीं प्रेडेटर प्रे, कोई शिकारी जानवर है जैसे शेर है, वो अपने हैबिटेट से निकल के शिकार करने दूसरे हैबिटेट में जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर शेर जंगल से निकल के अर्बन हैबिटेट में आ जाते हैं गाय बकरी पकड़ने, तो वो प्रेडेटर के लिए या फिर कुछ प्रे बचने के लिए अपने आप का हैबिटेट चेंज करते हैं, कहीं दूसरी जगह जाके पहुंच जाते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेशन भी इस रीजन से भी होता है। तो ये है इंटर कनेक्शन हैबिटेट का एक तो होता है। दूसरा एक जो भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो अपना हैबिटेट चेंज भी कर सकते हैं। अगर एक हैबिटेट में इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो वो जा करके दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेशन भी देखा जाता है हैबिटेट। साथ ही साथ हैबिटेट ट्रांजिशन भी होता है। हैबिटेट एक हैबिटेट दूसरे हैबिटेट में भी बदल जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, बारिश हुई, कोई भी एरिया है, तालाब है, पॉन्ड है, वो पानी से भर गया, तो बारिश जब तक रहेगी तब तक वो पानी से भरा रहेगा, तो वो एक जलीय हैबिटेट हो गया ना। तो उसमें कुछ ऐसी स्पीसीज होंगे, कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो पानी में रहते हैं, लेकिन जब सूखा पड़ेगा या जब बारिश का मौसम नहीं होगा, मई जून के टाइम में तालाब सूख गया, तो इसमें जो भी जीव जंतु थे, मछलियाँ थी, फ्रॉग थे, स्नेक थे, वो या तो कहीं माइग्रेट कर जाएंगे या कुछ प्रेडेटर आकर के उनको खा जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए ये हैबिटेट क्या हो जाएगा, सूखा बन जाएगा एकदम से। तो ये हैबिटेट आपस में ट्रांजिशन भी इनका होता रहता है। जैसे कि सीजनल वेटलैंड है, कोई सीजन आया, पानी भर गया, वेटलैंड बन गया, कुछ दिनों बाद सूख जाएगा। तो ये आपस में एक तो इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में उनका हैबिटेट के बीच में इंटरेक्शन भी होता रहता है। साथ ही साथ एक हैबिटेट दूसरे हैबिटेट में ट्रांजिशन भी होता रहता है। तो ये थी बात हैबिटेट की। अब हम लोग पढ़ते हैं बायोम। बायोम कई सारे इकोसिस्टम का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम। ये जो फिगर हमने पहले भी देखी थी क्लास में, तो इसमें इकोसिस्टम दिखाया गया है। सबसे पहले ऊपर इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, और कई सारे इकोसिस्टम मिल करके एक बायोम बनाते हैं। बायोम एक बड़ी संरचना है। बायोम की जो कंडीशन है उसमें क्लाइमेट सेम होना चाहिए,
साथ ही साथ वहाँ का वेजिटेशन सेम हो, सॉइल सेम हो, तो ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो रही हैं तो वो एक पूरा का पूरा बायोम कहलाएगा। जितने बड़े एरिया में एक जैसा क्लाइमेट हो, एक जैसा वेजिटेशन हो और एक जैसी सॉइल पाई जाए, वो पूरा का पूरा एरिया एक बायोम कहलाता है। उस बायोम में कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हों, तो ये होता है बायोम। जैसे कि सवाना रीजन, सवाना एक बहुत बड़ा रीजन है अफ्रीका में। अफ्रीका सवाना क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा एक जैसी वनस्पति होगी, वहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट पाया जाएगा, एक जैसी सॉइल क्वालिटी है, तो एक पूरा का पूरा एक बायोम कहलाएगा। इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जितने इक्वेटर के चारों तरफ वर्षा वन है, वो पूरा का पूरा बायोम एक ही बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसे समुद्र पूरा का पूरा एक बायोम है, क्योंकि एक जैसी सारी कंडीशन है। डिजर्ट जितना भी है वो सब एक जैसा पाया जाएगा, एक जैसी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ग्रास लैंड, बोरियल फॉरेस्ट, टंड्रा, टैगा, सब कुछ एक बायोम ही है, अलग अलग बायोम है सब। अब एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या हैबिटेट था, क्या बायोम था, क्या इकोसिस्टम था। जाहिर सी बात है कि तीनों एक साथ पढ़ने पे कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो हैबिटेट जो है एक छोटी यूनिट होगी, कुछ बहुत छोटे से कुछ बड़े तक हो सकता है। जैसे माइक्रो हैबिटेट भी हो सकता है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि एक लकड़ी का लट्ठा सड़ रहा है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके लिए वो हैबिटेट हो गया। आपके लिए आपका घर हैबिटेट हो गया। तो स्केल बहुत छोटा हो सकता है हैबिटेट का, लेकिन वहीं बायोम की बात करेंगे हम लोग तो एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रहते हैं। बस उसकी कंडीशन क्या है, एक जैसा ही क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन हो, तो उस पूरे रीजन को हम लोग बायोम बोलते हैं। ये बहुत बड़े बड़े एरिया के ज्योग्राफिकल एरिया को ग्लोबल स्केल पे हम इनकी बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, पूरा का पूरा एक बायोम है। जैसे कि ये फिगर हम देखते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में। हमने बात की हैबिटेट, मतलब एक इकोसिस्टम में कई सारे हैबिटेट हो सकते हैं। इन हैबिटेट से मिल करके ही बनता है इकोसिस्टम, ठीक है। और कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं एक बायोम में। तो सबसे छोटी यूनिट देखी जाए तो हैबिटेट है, उसके बाद इकोसिस्टम, और उससे बड़ी सबसे बड़ी बायोम ही है। तो ये एक तीनों के बीच में डिफरेंस है। एक तो स्केल के उस पे हो गया और इनकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे छोटा हैबिटेट, इकोसिस्टम, बायोम। इस फिगर को आपको ध्यान रखना है, इससे कई सारे अक्सर हर साल एक लगभग एक आध क्वेश्चन इससे आता ही है। क्या है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। यहाँ पे सारे बायोटिक थे, यहाँ पे एबायोटिक भी कंसीडर कर लिए, तो इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में इसका हैबिटेट कुछ हो सकता है, मान लिया इसका हैबिटेट कहीं इसमें रह रहा है, कुछ इस पार्ट में रह रहे होंगे, तो उनका हैबिटेट कुछ अलग होगा। तो कई सारे हैबिटेट हो सकते हैं इस इकोसिस्टम में, और ये बायोम है, इसमें कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो छोटी यूनिट हो गई हैबिटेट, उससे बड़ी इकोसिस्टम, और सबसे बड़ी हो गई उससे बड़ी हो गई बायोम। बायोम ग्लोबल स्केल पे होते हैं। जैसे कि अगर हम ये फिगर देख पाएँ तो ये पूरा का पूरा रीजन देख रहे होंगे, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो ये पूरा का पूरा हैबिटेट बायोम हो गया एक रेन फॉरेस्ट का। साथ ही साथ आप एक डिजर्ट देख रहे होंगे, ये सब डिजर्ट बायोम हो गया। ऐसे ही टैगा देख रहे होंगे, टुंड्रा देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा टैगा है, ये टुंड्रा है। तो ये एक पूरा का पूरा एक बायोम ही है। ये डिजर्ट बायोम अलग हो गया, ये अलग बायोम, ये अलग बायोम। तो कितने बड़े बड़े रीजन पे एक एक बायोम है, इसमें कितने इकोसिस्टम होंगे, कितने हैबिटेट होंगे, जिनका काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे छोटी हैबिटेट, हैबिटेट के से बड़ी इकोसिस्टम, उससे बड़ी बायोम। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। बायोस्फीयर, बायो मतलब होता है लाइफ, स्फीयर मतलब कोई गोला, कोई स्थान, प्लेस। तो ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सके उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो जहाँ पे तीनों मिल जाएं तो वही लाइफ सस्टेनेंस के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस तैयार होती हैं। तो उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे तीनों
इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वो बन गया बायोस्फीयर। ये बहुत अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करेगा लाइफ सस्टेनेंस के लिए। तो यहाँ लाइफ सस्टेन कर पाती, इसीलिए इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए आपको वाटर की भी आवश्यकता पड़ेगी, एटमॉस्फेयर एयर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं वही एरिया कहलाता है बायोस्फीयर। इकोटोन जो हमने पीछे देखा था, बोला था कि अब आगे कवर करेंगे, तो ये है इकोटोन। इकोटोन कुछ नहीं होता है। इकोटोन दो इकोसिस्टम हो तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। मान लिया एक इकोसिस्टम है और दूसरा इकोसिस्टम है, तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से इधर डिजर्ट था, इधर अपना कोस्टल एकदम शुरू हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बीच में एक ट्रांजिशन एरिया जरूर होगा। उसी ट्रांजिशन एरिया को बोला जाता है इकोटोन। तो ये होता है इकोटोन, एक दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन एरिया। अचानक से दूसरा नहीं शुरू होता, धीरे धीरे कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उसी को बोलते हैं इकोटोन। जैसे कि इसमें देखें, इधर लैंड इकोसिस्टम है और इधर है एक्वेटिक समुद्र या जलीय इकोसिस्टम है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से बीच से अचानक शुरू हो गया, बीच में कुछ दलदली भूमि जरूर आएगी, इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। यही है इकोटोन। ये बीच का देख रहे हैं जो मार्शी लैंड है, दलदली भूमि है, तो यहाँ की कुछ वनस्पति होंगी अलग, या कुछ ऐसी यहाँ पे जीव जंतु होंगे जो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे लैंड इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक। जैसे कछुआ है, ये ज़मीन पे भी सर्वाइव कर लेता है और साथ ही साथ पानी में भी तैर के शिकार पकड़ लेता है, तो ये इसके लिए बहुत परफेक्ट कंडीशन होती है इकोटोन। साथ ही साथ फ्रॉग है, ये ज़मीन पे भी रह लेता है, कूद के पानी में चला जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बत्तख, ये भी यहाँ भी सर्वाइव कर लेती है, पानी में तैर के शिकार कर लेती है, और रहना होता है या फिर प्रजनन करना होता है तो ज़मीन पे आ जाती हैं। तो यहाँ ये एक बहुत अच्छा रीजन भी होता है, कई तरह की स्पीसीज रिचनेस के लिए, डाइवर्सिटी के लिए सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है। कई तरह के ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दोनों में सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पीसीज ओवरलैप भी होता है कुछ, जैसे कि फ्रॉग देख रहे हैं, यहाँ भी है, ऐसे ही ये स्नेक इधर भी है। तो कई सारे स्पीसीज पाएंगे जो ओवरलैप कर रहे हैं इस ट्रांजिशन एरिया में, एक बहुत अच्छी कंडीशन बनाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटीज के लिए, स्पीसीज रिचनेस के लिए। साथ ही साथ ये लोग प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इकोटोन रीजन, इधर है फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट में घास बहुत कम होती है, तो हिरन उरन को घास खाने को कम मिलता है। इधर प्रोटेक्शन तो मिल जाता है कि अगर कोई भी शिकार इनका इतना आसानी से नहीं होता, छुप सकते हैं। वहीं अगर ग्रासलैंड में है तो इनको कोई दूर से देख लेता है और इनको दौड़ा के पकड़ के मार भी सकता है। तो यहाँ पे फूड तो है, घास तो इनको खानी है, ये है, तो इधर आते हैं, इधर से घास खा के प्रोटेक्शन के लिए इधर चले जाते हैं, फूड के लिए इधर चले जाते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है इकोटोन का। एग्जाम्पल अगर हम देखें इकोटोन के, जैसे मैनग्रोव है, जैसे सुंदरवन जिनको बोलते हैं, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इधर है मैरीन इकोसिस्टम, समुद्री। तो इधर बीच में जो ये मैनग्रोव है ये भी इकोटोन का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो ये खारे पानी में भी सर्वाइव कर पाते हैं। अगर नॉर्मल पेड़ कुछ दिन पानी में डूबा रहे तो अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि उसको एयर, उसकी जड़ों को एयर नहीं मिल पाएगी। वहीं इनकी जड़ें ही ऊपर ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इस रीजन के लिए। तो यहाँ पे कई तरह की आपको स्पीसीज रिचनेस भी मिलेगी, कई तरह के जीव जंतु भी मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो प्लांट हैं ये इस रीजन के लिए बहुत अच्छे परफेक्ट होते हैं। सुंदरवन का नाम सुना होगा, वो मैनग्रोव ही है, एक बांग्लादेश बंगाल का जो रीजन है। तो वो इनके कुछ फंक्शन भी हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं कि इधर जो खारा पानी है वो उससे इधर की स्पीसीज इफेक्ट नहीं होती हैं। साथ ही साथ जब वेव्स समुद्र में आती हैं उनसे किनारों को कटने से बचाता है। साथ ही साथ जब समुद्र में तूफान अगर आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, उनसे भी ये उनको भी गति को धीमा करता है, कम करता है। तो इनके कुछ फ़ायदे भी, बेनिफिट भी हैं। तो ये है एक इकोटोन का रीजन। साथ ही साथ आपने तराई बेल्ट का नाम सुना होगा। तो तराई हिमालय के बाद, पहाड़ों के बाद डायरेक्ट तराई नहीं शुरू होता, बीच में भी कई तरह के ट्रांजिशन आते हैं। तो ये सब इकोटोन के ही एग्जाम्पल हैं। अगर हिमालय और तराई के बीच के इकोटोन की बात करें, भाबर रीजन है, भाबर बांगर के बीच की तराई रीजन है। तो एक तरह से एक इकोटोन का ही पार्ट है। अगर हम बात करें साहेल रीजन की, अफ्रीका में
आपने देखा होगा कि सेनेगल से लेकर के इरिट्रिया तक एक पूरी की पूरी बेल्ट है जिसको हम लोग साहेल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे है पूरा पाया जाता है सहारा डिजर्ट, और इधर है सवाना के जंगल, सवाना फॉरेस्ट। तो डायरेक्ट सवाना से सहारा मरुस्थल नहीं शुरू होता, बीच में कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे, दूर दूर झाड़ियाँ वगैरह आती हैं, तो वही रीजन कहलाता है साहेल रीजन। तो सेनेगल से इरिट्रिया के बीच में आपने देखा होगा, तो ये भी एक इकोटोन ही है साहेल रीजन। तो ये था इकोटोन। आप इस लेक्चर की पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल सिविल नेविगेटर से। साथ ही साथ आप वहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।